हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी लोगों ने इतिहास में अ, 3 पेज लगभग पढ़ लिए थे और प्रागैतिहासिक काल तक यहाँ तक पढ़ लिया था, स्थापित हुए तक। अब हम प्रागैतिहासिक काल को पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल में से पढ़ने से पहले मैं बताऊँ आप सभी लोगों को इतिहास के बारे में कि क्या क्या हम सभी लोगों ने जाना था कि इतिहास का कैसे मतलब स्टार्टिंग हुआ, कैसे क्या था और किस किस वैज्ञानिकों ने बताया कि हाँ इतिहास में क्या क्या चीज़ें हुई। ठीक है, अब हम प्रागैतिहासिक काल और इस तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे और पूरी डिटेल में पता चलती चली जाएगी बातें कि इतिहास में आखिर हुआ क्या था, जो हम सभी लोगों को इतिहास में पढ़ना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं प्रागैतिहासिक काल से। इतिहास का विभाजन प्रागितिहास या प्राक इतिहास, प्री हिस्ट्री, आदि इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री व इतिहास तीनों भागों में किया गया है। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उन्हें प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल में दोस्तों मनुष्य द्वारा कोई भी घटना का लिखित विवरण लिखा, मनुष्यों ने कुछ लिखा नहीं कि जिससे पता चले कि प्रागैतिहासिक काल है ये। सॉरी, पता चले कि ये कौन सा काल है, मतलब इसमें क्या भाषा है वगैरह पता चले, इसीलिए उसको जो नाम दे दिया प्रागैतिहासिक काल दे दिया गया। आदि ऐतिहासिक काल में क्या हुआ, उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। इसमें लिखा तो मतलब लिखी तो कई सारी चीज़ें लिखी लिखाई मिली, पर ऐसा हुआ कि हम सभी लोग पढ़ ही नहीं पाए उनको। प्राग ऐतिहासिक में क्या हुआ, लिखा ही नहीं था। आदि ऐतिहासिक में क्या हुआ, लिखा था लेकिन पढ़ नहीं पाए। सांस्कृतिक बर्तन, मालवा, काला तथा लाल, इसको छोड़ दीजिए, ये बाद में पढ़ेंगे हम सभी लोग। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध हो। ज्ञानी मानव, होमो सैपियंस का प्रवेश उस धरती पर आज से लगभग 30 या 40,000 वर्ष पूर्व हुआ। नाम और तिथियां पढ़ लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट है नाम और तिथियां उनको पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब सभी लोगों को शायद दिख रहा होगा अब। हाँ, पुरापाषाण काल या 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले के काल को कहा जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुरापाषाण काल। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान हुई है। पुरापाषाण काल से ही 99% कहानी स्टार्ट हुई है। ठीक है, और ये सबसे पुराना काल है। फिर उसके बाद है मध्यपाषाण काल। जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मध्यपाषाण काल कहते हैं। जिसमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, मध्यपाषाण काल। इस काल लगभग 12,000 वर्ष पहले, उसका 20 लाख वर्ष पहले, इसका 12,000 वर्ष पहले से लेकर 10,000 वर्ष पहले तक माना जाता है। ये सब इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। बड़े बड़े औजार नहीं मिलते थे, इसमें छोटे छोटे। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां पढ़ लेते हैं, वही चीज़ें हैं जो अभी पढ़ा हम सभी ने। मध्य पाषाण 12 से 10,000 वर्ष पहले। बसने की प्रक्रिया का आरंभ 12,000 वर्ष पहले। नवपाषाण काल का प्रारंभ 10,000 वर्ष पहले और मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 वर्ष पहले। नौ ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां देखी, इसमें इसने पहले ही लिख दिया है महत्वपूर्ण, तो अब मैं क्या ही बताऊं, महत्वपूर्ण ही है तभी उसने लिख भी दिया है जिसने बुक प्रिंट की है। नवपाषाण काल इसकी शुरुआत लगभग 10,000 वर्ष पहले, अभी आपसे लोगों ने पढ़ा। पूर्व पाषाण युग या पुरापाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। भाई शिकार कर रहे हैं ये सब मनोरंजन के लिए भी, ठीक है, देख रहे हो ना। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में व पहिए का नवपाषाण काल में हुआ। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था, ठीक है, और पहिए का नवपाषाण काल में। पुरापाषाणिक पुरास्थल कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। अब देखिए ये सब रटने वाली चीज़ें आ गई और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सब, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हर वक्त पेपर में कुछ ना कुछ इसमें क्वेश्चन बनता ही बनता है। 100% इस बार के भी पेपर में ज़रूर एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ज़रूर। पुरापाषाणिक पुरास्थल कुरनूल गुफा में कुरनूल गुफा में क्या मिला है, राख के अवशेष मिले हैं।
मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई। ये नवपाषाण काल में से ये सब स्थायी निवास नहीं तो इधर उधर भटकते रहते थे मनुष्य। और सबसे पहला पालतू जानवर इनका कुत्ता था। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जानलेवा प्रथम औजार कुल्हाड़ी। प्रथम औजार इन्होंने कुल्हाड़ी बनाई और किसकी बनाई? धातु की। कृषि का आविष्कार लगभग 8,000 वर्ष पूर्व नवपाषाण काल में हुआ। जब मतलब ये सब पुरा पाषाण और आद्य पाषाण पुरा पाषाण और मध्य पाषाण में ये सब नहीं जानते थे। ये सब नवपाषाण काल में जान पाए हैं कृषि करना। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे अवस्थित है। मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे। अन्न उत्पादन कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल पहली फसल एवं जौ थी। क्या थी पहली फसल? गेहूं और जौ। सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ना इसको और दिमाग में बिल्कुल बैठा लेना ये सब एक ही बार में। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। कृषि का अगर पूछे कि सबसे पहला उदाहरण कहाँ से मिला है तो मेहरगढ़ बताएंगे। कोल्डीहवा उत्तर प्रदेश। ये कोल्डीहवा जो है, कोल्डीहवा उत्तर प्रदेश का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। कोल्डीहवा उत्तर प्रदेश का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यूपी के कई एग्जाम्स में जो बनता है वो यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। मेहरगढ़ से ही प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ में एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया। मेहरगढ़ से दोस्तों क्या क्या मिला है? अभी ऊपर हम सभी लोगों ने पढ़ा, अब यहाँ से पढ़ते हैं। मेहरगढ़ में एक कब्र में मृतक और एक बकरी को भी दफनाया गया मिला है इनको जब खोज हुई है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे। भूगर्भ वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फूट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई जब C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण खोज निकाले। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। भारत का सबसे पहले प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था सिंधी भाषा में, जिसका अर्थ मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला। यह प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था और सिंधी भाषा में इसका अर्थ मृतकों का टीला है, ठीक है। असम का श्वेतभ्रू गिबन भारत में आया। उसने पाया जाने वाला एकमात्र क्या लिखा है? मानवाब कपी है। असम का श्वेतभ्रू गिबन जो है वो भारत में पाया जाने वाला एक मानवाब कपी है। ये सब इतिहास की बातें चल रही हैं कि क्या क्या चीज़ें खोजी गई, ठीक है। तो इतना स्ट्रेस नहीं लेना है आप सभी लोगों को, आराम से बस रटना है। ये सब रटने वाली चीज़ें हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सब समझने की चीज़ें नहीं, ये सब रटने की चीज़ें हैं। इनाम गांव ताम्र पाषाण युग या चालकोलिथिक युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। शिवालक की पहाड़ी से क्या प्रमाण मिला है पूछे पेपर में, तो जीवाश्म का प्रमाण मिला है। वर्ष 1867 से 1868 में पहली बार भारत में शैल चित्रों की खोज हुई। आर्कीबोल्ड क्लाइल ने की थी। शैल चित्रों की खोज पहली बार कब हुई? 1867 से 1868 में। किसने की? आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने। भीमबेटका गुफा पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। यह आदिमानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? शैल चित्रों और शैलाश्रयों। यहाँ पर मतलब चित्र वगैरह मिलते थे, ठीक है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह अब्दुल्लागंज शहर के पास
यह अब्दुल्लागंज शहर के पास राता पानी वन्यजीव अभयारण्य विंध्य श्रेणी के दक्षिणी किनारे के अंदर स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1957 से 58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा की गई थी। भीमबेटका क्षेत्र का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। अब इसमें से थोड़ा शॉर्ट में मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें भीमबेटका में किस लिए प्रसिद्ध थी ये पूछा जा सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। और इस इन चित्रों का कब का मतलब काल कब माना जाता है? इनका काल माना जाता है पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल। ठीक है, नव पाषाण काल से इसका कोई संबंध नहीं है। और ये इसकी स्थिति पूछी जा सकती है, तो ये आपसे लोगों को बता देना है, मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, और ये भी पूछा जा सकता है किस शहर में, तो बता देना अब्दुल्लागंज शहर के पास राता पानी वन्यजीव अभयारण्य के अंदर। ठीक है, और खोज पूछी जा सकती है 1957 से 58 बता देना, किसने की थी ये बता देना। और हाँ, बस बस इतना ही। और हाँ, ये वाला 2003 में यूनेस्को ने इसे धरोहर स्थल में घोषित किया है। ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। अब हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता हम सभी लोग ये किसके अंतर्गत आएगी? ये सब आएगी प्रागैतिहासिक काल के ही, नहीं सॉरी, प्रागैतिहासिक काल के अंदर नहीं आएगी। ये सब अभी हम भारत का प्राचीन इतिहास ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड। हाँ, चलिए सिंधु सभ्यता पढ़ते हैं। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। बस, इम्पोर्टेंट। इसका विस्तार त्रिभुजाकार, इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़। ये दोनों चीज़ें कई बार आई हैं पेपर में। नए एनसीईआरटी के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल लगभग 3300 ईसा वर्ष पूर्व से। अगर वो वाला ऑप्शन में हो तो वो ऑप्शन मार टिक करना, अगर ये वाला हो तो इसको टिक करना। ठीक है, और प्रारंभिक हड़प्पा काल 3300 से 2600 ईसा पूर्व, 2600 से 1900 मुख्य, और उत्तर वाला 1900 से 1300 ईसा पूर्व। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एनसीईआरटी में नई चीज़ें ऐड की गई है तो लिख दिया इन्होंने। तिथि निर्धारण की कार्बन 14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री वीएफ लीवी द्वारा 1946 ईस्वी में की गई। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में। ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब लगभग अगर कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसकी एक शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन लगभग मुझे लगता है देते ही हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता पढ़ तो दूँ। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग के रूप में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और इसके मुख्य निवासी पूछा जाए द्रविड़ एवं भूमध्य सागरी। और आद्य इस सभ्यता को किस में रखा गया? आद्य ऐतिहासिक में रखा गया। और हाँ, बस ये इम्पोर्टेंट है। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी नई सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विदित घोषणा की। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दास्क नदी के किनारे स्थित सुतकांगेटोर। पता नहीं क्यों आजकल मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ कुछ अक्षर, तबीयत ख़राब की वजह से। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, दवा वगैरह चल रही है, दवा वगैरह लेके आ रहा हूँ मैं। ठीक है, सब हटाओ इसको। तो थोड़ा
उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ये जो थोड़ा बीच बीच में सुक्का गेंदोर ये सब आ रहे हैं अक्षर जो जुबान पे अटक जा रहे हैं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बलूचिस्तान पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश उत्तरी पूर्वास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जम्मू कश्मीर व दक्षिणी पूर्वास्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र। ये सब उसकी पूरी लोकेशन दी है, सब चीज़ डिटेल में। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में से केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाल, राखीगढ़ी, धौलावीरा और कलिबंगन, यही छः चीज़ों को ज़्यादा वो दिया गया। धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसमें यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, ये इम्पोर्टेंट है। जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी घाघर नदी है जो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। इसका खोज 1963 ईस्वी में सूरज भान ने किया था। लोथल एवं सूतकोदिता सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत और एक मिनट बढ़ा लो थोड़ा, हाँ। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभव सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी, ये इम्पोर्टेंट है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.18 मीटर लंबा, 7.10 मीटर चौड़ा, 2.43 मीटर गहरा। इस स्नान कुंड में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था, उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कंफर्म नहीं है, शायद में है, ठीक है। कंफर्म नहीं है तो मत लिखो भाई यार, क्या ही बताएं, थोड़ा कंपटीशन कम हो। अग्निकुंड यज्ञ वेदी लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए, ये इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। ये सब क्या करना है, ये सब रटना है कि कहाँ से क्या मिला है, ठीक है। ये मैंने बता दिया है, इसमें लूसेंट में जो लिखा था एजिटिस मैंने बता दिया है। अब इसको 2-3 बार पढ़ना है और रट लेना है कि कहाँ से क्या मिला, पेपर में आएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम आगे पढ़ते हैं। हड़प्पा की मोहरों और सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चन्हूदड़ो में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि बहुचित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। अब ये हम लोग थोड़ा सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल नदी उत्खनन करता है वर्तमान स्थिति को थोड़ा रोकेंगे और आगे का पढ़ेंगे। अभी हम इसको भी पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा इसको रोक के आगे बढ़ते हैं थोड़ा। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में एक मिनट, हाँ शायद अब दिख रहा होगा आप सभी लोगों को। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वर्णिक वर्ग के हाथों में था।
पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। सिंधु सभ्यता के लोग धरती की उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। इसमें क्या होता था, घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। अभी सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं तो सिंधु सभ्यता से ही सब चीज़ें रिलेटेड हैं, ठीक है। तो इतना कंफ्यूज नहीं होना है कि यार ये कहाँ से, ये किसकी बात हो रही है। सब सिंधु सभ्यता की ही बात हो रही है। सिंधु सभ्यता के जो घर थे उनके ही खिड़कियाँ सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे, ठीक है। ये बात मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, ये दिमाग में रखनी है आप सभी लोगों को। सेंध वाली मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य वनमाली से मिला है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिससे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सूतकोद्दा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधव कालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। इनके पास तौल की भी इकाई मिली है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको भी ध्यान रखना है। सब इम्पोर्टेंट ही है, लूसेंट पढ़ रहे हो तो सब इम्पोर्टेंट है। इसमें इम्पोर्टेंट क्या ही अलग से मैं बताऊँ, सब चीज़ तो इम्पोर्टेंट ही है। सबसे क्वेश्चन बना हुआ है कहीं ना किसी किसी एग्जाम में। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, मतलब मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, बस स्वास्तिक चिन्ह का मिला है, ठीक है। सिंधु सभ्यता से मार्त देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं से कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। जो कुबड़ वाला सांड था वो ये लोग ज़्यादा उसकी पूजा करते थे। स्त्री स्त्री मरण मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैन्य समाज मात्र सत्तात्मक था। मतलब माता का बहुत बड़ा पुजारी था ये, माता के लिए बहुत कुछ पूजा करता था, ठीक है। सैन्य समाज, सैन्यवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैन्यवासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था। इसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। तब से कालीबंगन कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा है कालीबंगन है क्या। कालीबंगन का बस मतलब है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति सैन्य सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थीं। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। हड़प्पा में हड़प्पा में शवों को दफनाने और मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली हैं। सैन्य सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। ये कब सभ्यता समाप्त हुई? बाढ़ की वजह से। हमको इस बुक के अकॉर्डिंग आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। चलिए ठीक है, अब ये पढ़ लिया है हम सभी लोगों ने सिंधु सभ्यता, लेकिन एक चीज़ हम सभी लोगों ने स्किप की थी, वो भी पढ़ लेते हैं। इसका आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आप सभी लोग के होमवर्क है। इसको आप सभी लोग खुद रटना है और याद करके कल कुछ क्वेश्चन इससे पूछूंगा वो बताना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये भी इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, सिंधु सभ्यता पढ़ लिया। अब हम सिंधु सभ्यता से मूव ऑन करते हैं, वैदिक सभ्यता पे चलते हैं, क्योंकि उससे तो मूव ऑन होने वाला नहीं है, तो पढ़ाई में ही मूव ऑन करते हैं इधर से उधर। अब थोड़ा फटाफट वैदिक सभ्यता को भी देख लेते हैं, फिर आगे की वीडियो बनाते हैं। वैदिक काल का विभाजन दो भागों, ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी
ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बटा था। कुल, ग्राम, विश, जन, राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी, विश का प्रधान विस्पति एवं जन के शासक राजन कहलाते थे। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। सूत्र रथकार व कम्मादि नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा साहित्य करीब 12 हुआ करती थी। पूर्व दुर्गपति एवं स्मश जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। पूर्व दुर्गपति होते थे और स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। वाजपति गोचर भूमि का क्या था? अधिकारी था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। भागदूह राजस्व को एकत्र करने वाला अधिकारी था। दिशा उत्तर वैदिक शब्द राजा का नाम। देखिए, दिशा पूर्व उत्तर वैदिक शब्द था प्राची और राजा का नाम था सम्राट। पश्चिम प्रतीचि स्वराष्ट्र। उत्तर उदीची विराट। मध्य राजा। इनका उत्तर वैदिक शब्द नहीं मालूम है। दक्षिण भोज। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं सम्भ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ है गायों की खोज। गविष्टि का मतलब है गायों की खोज। दशराज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुषणी रावी नदी के तट पर सुदास एवं ये देखिए, ये परुषणी का मतलब है रावी नदी, 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। अब आप सभी लोगों से उपनिषदों की कुल संख्या पूछी जाए तो 108 बताना है। महापुराणों की संख्या बतानी है 18। वेदांगों की संख्या बतानी है 6। ये सब चीज़ हम सभी लोगों ने जब प्राचीन भारत पढ़ रहे थे तब आप सभी लोगों ने इसके बारे में जिक्र सुना होगा। ये क्या है, आप सभी लोगों को शुरू में जाना है, पहला लेक्चर ले लेना है। पहले क्लास में ये सब बताया है। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैसे ये सब हम सभी लोगों ने देखो पहली क्लास में वही रिपीट हो गया। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिससे कुल कहा जाता था। स्त्रियां इस मामले में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं प्रदा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। इम्पोर्टेंट। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपा, मुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य के वाद विवाद की चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। विवाह के समय मिलने वाले उपहार को जिसे आजकल दहेज कहा जाता है, उसे पहले वहतु कहा जाता था। ठीक है। जीविका पार्जन के लिए वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आर्यों, ये 1 मिनट ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। प्रमुख दर्शन व उसके प्रवर्तक। दर्शन प्रवर्तक। ये दर्शन है, उनके ये प्रवर्तक हैं। चार्वक, योग पतंजलि, सांख्य कपिल, न्याय गौतम। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक बादरायण। वैशेषिक के कणाद। चलिए, अब वस्तु का यहाँ उपाध्याय तक हो गया था। उपाध्याय के आगे आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था।
आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों को उपयोग करते थे: वास, अधिवास और उषणीय। उषणीस अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। अंडरवियर को अंडर इनर, पता नहीं क्या बोलेंगे आज के ज़माने के लिए, अंडर इनर ही बोलेंगे, उसको नीवी कहा जाता था पहले ज़माने में। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन वो हम सभी लोगों ने क्या पढ़ा था, सैंदवासियों के मनोरंजन, और अब ये वैदिक सभ्यता में आर्यों का पढ़ रहे हैं हम सभी लोग मनोरंजन। संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं धूत क्रीड़ा आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। देखिए, ये आर्यों का हो गया मनोरंजन का साधन। और आप सभी लोगों को कमेंट में बताना है जेनजी का मनोरंजन का साधन क्या है। ऑप्शन ए है इंस्टाग्राम रील, ऑप्शन 2 है यूट्यूब शॉर्ट्स। चलिए कमेंट में ज़रूर बताना। महर्षि कणाद को भारतीय परिमाणवाद को का जनक कहा जाता है। गायों को अधन्या, ना मारे जाने वाले योग, ये सब पढ़ा था हम सभी लोगों ने। गायों की हत्या करने वाले, उसे घायल करने वालों के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने जाने की व्यवस्था की गई। आजकल तो भाई क्या ही बोले, गाय भैंस ये सब तो कितनी ज़्यादा कट रही हैं। वैदिक काल में एक धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसमें श्याम अयस्क कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। लोहा श्याम अयस्क, तांबा लोहित अयस्क इम्पोर्टेंट। ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ पढ़ लेते हैं। प्राचीन नाम इनका क्या था और आधुनिक नाम क्या है। कुरुप का था कुरुप पहले था, अब कुर्म हो गया है। पहले कुभा था, अब काबुल हो गया है। पहले वितस्ता था, अब झेलम। पहले आस्किनी, अब चिनाब। पहले परसुणी था, अब रावी हो गया है। सतुद्री पहले था, सतलज अब है। विपाशा, व्यास, सदानीरा, गंडक, द्रसधति, घगर, गोमती, गोमल, सुवस्तु, स्वात। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पड़ी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वेकनाट, सूदखोर कहा जाता था। सूदखोर वे मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में। ये सूदखोर तो आज के भी ज़माने में एक सूदखोर ही कहा जाता है, मुझे लगता है हर जगह। मेरे यहाँ तो सूदखोर ही बोलते हैं। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र सरस्वती। ऋग्वेद में गंगा एक बार, यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। सबसे अधिक नदी का उल्लेख सिंधु नदी का हुआ है ऋग्वेद में। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया था, प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे इंद्र की जगह पर। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निषक और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिला। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। चलिए एक पेज और पढ़ेंगे, इसके बाद इस क्लास को यहीं पर रोकेंगे। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई। चलिए यहीं तक रोक लेते हैं आज की क्लास को। कल से यहाँ ऋग्वैदिक कालीन देवता से शुरू करेंगे, क्योंकि मुझे अभी जियोग्राफी की भी क्लास रिकॉर्ड करनी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।